ये है दिल्ली दर्पण। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। इट मेक्स मी नो डिफरेंस। आई टोल्ड देम, इट मेक्स मी नो डिफरेंस इफ आई एम डिस्क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, व्हाटएवर, इट मेक्स मी नो डिफरेंस। डिस्क्वालिफाई मी फॉर लाइफ। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता निष्कासित किए जाने के बाद एक बहस चल निकली है कि ये कितना जायज़ है, कितना गलत है, कितना सही है, कानून क्या कहता है, नैतिकता क्या कहती है। इस सब पर जनचर्चा जोरों पर है और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ है और उनको जानबूझ करके उनके साथ ऐसा षड्यंत्र रचा गया है ताकि वो संसद में सवाल ना उठा सकें। तो इस सब पर कांग्रेस क्या सोचती है, हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर गुप्ता जी, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और प्रवक्ता भी हैं। हरिशंकर जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है उसको? अभी आज भी प्रदर्शन है और बड़े स्तर पर इसको जनता के बीच में ले जाने की बात भी कही जा रही है, तो क्या किस तरह से ले रही है कांग्रेस इसे? देखिए, राहुल गांधी जी के साथ में ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है। और पहली बार इतना बड़ा एक कारण बना है कि देश की जनता, सभी देश के वर्ग, अमीर गरीब, छोटे बड़े, हर जात धर्म के लोग इस पूरे प्रकरण की गहराई को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का प्रयास हुआ है। संसद में वो बोलना चाहते थे, काफ़ी दिनों से सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर वो बात कर रहे थे। अडानी का जो हश्र हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे और जो बात वो कहते थे, अडानी के ऊपर जब हिडनबर्ग का खुलासा हुआ और जो तथ्य सामने आए उससे उनकी बात को बल मिला। वो जो कहते थे उसमें सच्चाई नज़र आई। तो सरकार में जो पार्टी है वो पूरी तरीके से विचलित हो गई। एक भय ने उनको घेर लिया और वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को ख़त्म करना चाहते थे। पहले तो वो यही मांग करते रहे कि उन्होंने लंदन में जो अपने विचार रखे कि भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, उसको लेकर तूफान मचाया और सरकार में पहली बार देखा गया कि सरकार के लोगों ने संसद को नहीं चलने दिया और उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को भंग करने की बात कही। इस दौरान जो ये केस हुआ, जो एक पूर्व विधायक बीजेपी के जो उन्होंने दाखिल किया था 2019 के अंदर, और उसके चलते हुए उस पर स्टे भी ले लिया गया, लेकिन लंदन में जो विचार रखे राहुल जी ने देश के लोकतंत्र के बारे में, उसके बाद उन्होंने जाकर खुद ही स्टे वो वैकेट करवाया। और जिस प्रकार जज ने बिना 15 मिनट के अंदर राहुल गांधी को दोषी भी करार दे दिया और सज़ा भी सुना दी, ये पूरी घटना जो है इस बात की ओर संकेत करती है कि ये पहले से ही सुनियोजित था कि इस प्रकार 2 साल की सज़ा राहुल गांधी जी को सुनाई जाएगी ताकि उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया जा सके। एक इतना बड़ा आदमी जो एक इतनी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हो, जिनके परिवार के 3-3 लोग कई बार प्रधानमंत्री बन चुके हों, और जो 3500 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ इसलिए कराए कि वो सत्य से लड़ना चाहते थे, अहिंसा से काम करना चाहते थे, लोगों से संवाद करना चाहते थे, उसके बारे में फैसला करते हुए बिल्कुल लोअर कोर्ट के जज ने जरा भी धैर्य नहीं दिया, 10 मिनट भी उसकी चर्चा नहीं की और उनके खिलाफ सज़ा सुना दी। आज देश की जनता
इसको पूरी तरीके से समझ रही है और मन से और दिल से दुखी है, हताश है। आने वाले समय के अंदर माकूल समय पर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, भयभीत है और राहुल को बोलने से रोकना चाहती है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि वो तो उसकी सदस्यता राहुल जी की भंग करने के लिए पहले से ही मांग कर रहे थे। ये तो केस बीच में आ गया और केस का बहाना बनाकर उन्होंने 2 साल की सजा उनको सुनाई। 1 दिन कम की भी सुनाई जा सकती थी, 1 महीना कम की भी सुनाई जा सकती थी। मतलब उस केस में जो मैक्सिमम सज़ा होती है, जो फैक्ट्स इतने क्लियर नहीं थे कि मैक्सिमम सज़ा हो सके। फैक्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे और जिसने ये केस डाला था वो पूर्ण रूप से इस केस में लड़ना नहीं चाहता था। हाई कोर्ट से उसने स्टे वैकेट कराने के लिए बात कर ली थी और फिर उसने दोबारा आके इस केस को शुरू करवा दिया। और अगर वो दोबारा उसने शुरू भी करवाया केस को, तो कोर्ट को उसको संज्ञान लेना चाहिए था, कोर्ट को चर्चा करनी चाहिए थी कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। कभी आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी लोअर कोर्ट जा रहे हैं, कभी स्टे डाल रहे हैं, कभी स्टे वैकेट करवा रहे हैं। तो वो पहले से तैयार था उस बात के लिए और न्यायपालिका दबाव में है पूर्ण रूप से। ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारे नेता भी इस बात को कह रहे हैं। और इसका सीधा उदाहरण ये है कि पिछले 2-3 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट की और सरकार के बीच में जो लड़ाई चल रही है जजों की नियुक्ति को लेके, जिसमें सरकार ये चाहती है कि जजों की नियुक्ति उसके मन से हो, उसके रिकमेंडेशन पे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनके फैसले को खारिज किया है। न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से कब्जा करना था। ये तो एक और उदाहरण हो गया। अगर जजों की नियुक्ति में सरकार का अगर नियंत्रण होगा तो ऐसे ही होगा जैसे अब राहुल गांधी के मामले में हुआ, गुजरात कोर्ट ने जो किया है। बिल्कुल है, न्यायपालिका अब सुप्रीम कोर्ट भी से ही उम्मीद थी लोगों को। न्यायपालिका हर स्तर के दबाव में है, इनको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती न्यायपालिका को दबाव में डालने में, न्यायपालिका को धमकाने में, धमकियां देने में और अपने मन मुताबिक फैसला करवाने में इस सरकार को बिल्कुल भी हिचक नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और जिस तरह से पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई आगे बढ़ा दी निष्कासन की, ये भी वो तो स्पीकर ने फैसला किया ना, स्पीकर के कहने पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने किया। स्पीकर के पास ऑर्डर आने के 24 घंटे में हो गया ये। बिल्कुल हो गया, ऑर्डर आते ही हो गया। ये ऑर्डर आते ही हो गया। प्रावधान ऐसे, सवाल ये है कि आर्टिकल 123(8) सेक्शन जो है 8(3) का जो ये प्रावधान है कि डिस्क्वालिफिकेशन उस समय से हो जाती है। ऑफिशियली ऑर्डर वहाँ पे आया नहीं है कोर्ट का और केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही कर लिया। नहीं, उसमें मैं तकनीकी चीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये माना जाता है हमेशा कि जिस समय दोष सिद्धि हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, उस दिन से ही डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाए। तो स्पीकर का जो फैसला आया है, मतलब कानूनन ठीक है, लेकिन नैतिकता के 30 दिन के लिए सजा जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कन्विक्शन दोष सिद्धि, एक सेंटेंस सजा, 2 चीज़ें हैं। तो दोष सिद्धि भी हुई और सजा भी सुनाई गई 2 साल की, लेकिन सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया ताकि जो दोषी व्यक्ति जिसमें पाया गया है उस व्यक्ति को ये समय मिल सके कि वो हायर कोर्ट में जाके जमानत के लिए या केस के खिलाफ में अपील कर सके। तो कांग्रेस क्या अपील करने जा रही है? कहाँ? नहीं, राहुल जी का तो स्पष्ट फैसला है कि हम इसके अंदर कोई ना तो अपील करेंगे ना जमानत मांगेंगे। जो होगा लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे। हमारी लड़ाई कोर्ट से नहीं है, हमारी लड़ाई डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन अगर ऐसा होता तो अभी 1 साल बाद जब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ना लड़े चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नेता तो नेता होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नेता चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़वाता है। पूरे देश में जाएंगे, उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है। मंच पर जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, और जेल में जाएंगे तो जेल से अपनी बात को कहेंगे। ये संदेश लोगों के बीच में जाएगा। अब ये तो पार्टी फैसला करेगी कि कानूनी कार्रवाई में हमें कितना आगे बढ़ना है। लेकिन आज की जो ताज़ा स्थिति है वो ये है कि राहुल जी ने साफ कहा है कि मैं इसमें ना तो जमानत लूँगा और ना ही कोर्ट में जाऊँगा।
अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगते रहे कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमला करती आ रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे और कोई हो, और अब जब ये आया है तो प्राइमा फेसी साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से मनमानी कर रही है। लगता है कि लोग इसको समझ रहे हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल समझ रहे हैं, हर घर में हर व्यक्ति यही बात कर रहा है। और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जिसमें सीबीआई ईडी का तो रोज ही लोग नाम ले रहे हैं, रोज ही अखबारों में आ रहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ में सीबीआई ईडी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। न्यायपालिका एक ऐसी बची हुई है जिसको मैं श्रेष्ठ न्यायपालिका के बारे में कहूँगा, जो अभी सरकार के अधीन नहीं आ पाई है। लेकिन निचले स्तर की जो न्यायपालिका हैं वहाँ पर खुले रूप में ये सरकार की मनमानी करते हैं, उनको आदेश देते हैं, धमकाते हैं, धमकियाँ देते हैं उनको, और अपने मन मुताबिक फैसला करवाना चाहते हैं। अब जब थोड़ा समय रह गया चुनाव में, जनता के बीच जाएंगे, अब जो कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, आज भी किया और भी आगे भी प्लान जारी है, तो मुद्दा राहुल का निष्कासन होगा, उनको सज़ा होगा, या तमाम जो संवैधानिक संस्थाओं पे जो जिस तरह से वो दखल है, उनका जो दुरुपयोग है वो बढ़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी की जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राहुल जी की लड़ाई जो है अडानी के खिलाफ है, नीरव मोदी के खिलाफ है, मेहुल चोकसी के खिलाफ है। जो लोग लाखों करोड़ों रुपया इस देश का गबन कर गए, घोटाला किया है, उसके तहत उनके खिलाफ में ये साजिश रची गई कि उनको सजा की गई, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, तो वो मुद्दा भी साथ साथ जुड़ा हुआ है। उस पर भी चर्चा होगी जब लोगों के बीच में जाएंगे, तो सब बातें लोगों के बीच में जाएंगी, मन से कही जाएंगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के कोने कोने में बैठा हुआ है, इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, और आज लोग जो हैं उस बात को सुनना भी चाहते हैं, और लोग दिल से मानते हैं इस बात को कि राहुल जी के साथ में गलत किया गया है। तो बीजेपी की इस मनमानी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होना भी चाहिए, और इस प्रकरण के बाद आलोचना भी की है ज़्यादातर विपक्षी दलों ने, लेकिन जब चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बारी आती है तब बिखर जाता है मामला सारा। तो लगता है कि ऐसी हालत में बीजेपी से लड़ पाएंगे? दो बातें इसमें मैं कहूँगा। एक तो आपने विपक्ष की बात करी, विपक्ष की में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस ने कभी इसमें दो राय नहीं रखी कि जो पार्टी देश में हैं, रीजनल पार्टीज़ के नाम पर हैं या नेशनल पार्टी के नाम पर हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉमन प्रोग्राम जो बन गया है विपक्षी पार्टियों का, वो ये बन गया कि बीजेपी को देश से हटाना है। ये सबसे बड़ा मिनिमम प्रोग्राम बना है। उसमें जहाँ पर जिसकी जितनी सीटें आती हैं वो चुनाव लड़े, सीटें आती हैं, सीट जीत कर आए। सीट जीतने के बाद में पोस्ट पोल अलायंस होगा, टेबल पर बैठकर ये तय किया जाएगा कि किसकी कितनी सीटें, अब इसमें क्या है, इसका निर्णय लेना है। तो विपक्षी एकता तो होनी है, लेकिन वो प्री पोल नहीं हो सकती, वो पोस्ट पोल होगी। लेकिन यहाँ इसी वोटों का बिखराव हो जाता है उसमें। एक स्टेट के अंदर जब कई दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट आने के बाद हम कोई ऐसा अलायंस बनाते हैं, तो व्यवहारिक कहा जाएगा उसको? नहीं, वो ठीक है, हमेशा ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का अपर हैंड है, इसमें दो राय नहीं है। यूपी के अंदर अखिलेश यादव का अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार से और भी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अपर हैंड है। देखते हैं कितना कौन जीत कर आता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, भाजपा नेताओं को एक नसीहत में देना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं जरूर पढ़ें। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का जो मर्म है उसको समझें, और जो उल्टे रास्ते पर जो चल पड़े हैं, दमन की नीति जो उन्होंने अपना ली है, उससे वो परहेज करें। तो आदर्श नेता मानते हैं आप अटल जी को? आदर्श नेता की बात नहीं है, वो सच्चे व्यक्ति थे। इसमें हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत सारी जगह मिलती भी थी। जब गुजरात में दंगे हुए तो उन्होंने ही कहा था कि मोदी जी को कि राजधर्म में आप इसको छोड़ो, और उनको जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जिस प्रकार से वहाँ पर दंगे हुए वो हुए, उसमें भी उनको कष्ट हुआ था। तो मैं आदर्श की बात तो आदर्श तो आदमी अपने आप बनाता है। कांग्रेस के काल में ही उनको जिनेवा भेजा गया प्रतिनिधित्व करने के लिए। आदर्श तो कांग्रेस काल में उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का बिल्कुल मिला। कांग्रेस उनकी हमेशा इज्जत करती थी, क्योंकि वो मर्यादावादी पुरुष थे, वो सच्चे मन के व्यक्ति थे। एक उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो उनमें अच्छाइयाँ थी हम उनकी आज भी कदर करते हैं, खुलेआम कहते हैं उनको। तो बीजेपी के नेताओं को उनकी कविताओं को पढ़ना चाहिए, उसके मर्म को समझना चाहिए और उस पर आचरण करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ये है हरिशंकर गुप्ता जी साफ कह रहे हैं कि जो अटल जी की खूबियाँ थी
उसको देखना चाहिए बीजेपी को, और इस तरह की बदले की कार्रवाई और इस तरह के षड्यंत्रों से उसे बचना चाहिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।